और एक बार हमें ढूंढ रहे थे तो ढूंढ के लिख दिया। ऐसे थोड़ी होता है भाई साहब, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखा, अच्छा यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से ढूंढ के लिख दिया, यहाँ से ढूंढ के लिख दिया। तीसरा देखा, यहाँ से ढूंढ के टिक मार के लिख लिया। ऐसे थोड़ी बनता है गद्यांश, ऐसे बिल्कुल नहीं बनता है। कॉन्सेप्ट क्या है, करना क्या है, बनाना कैसे है, तरीका उसका क्या है, सभी आप इस वीडियो में देखिएगा। जय हिंद। चलिए आज आपको मैं ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है गद्यांश। आपको बता दें यहाँ आपको 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा क्लास 10th का, है ना। 20 मार्क कंप्लीट होने वाला है बॉस, है ना, इस वीडियो को देखने के बाद, है ना। 20 नंबर अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो, है ना, आप इस वीडियो को डिसलाइक मार दीजिएगा, है ना, ठीक है जी, बिल्कुल 20 नंबर का डिसलाइक मार दीजिएगा इस टॉपिक को आप, अगर आपको कंप्लीट नहीं हुआ तो। बता देते हैं आपको जो टॉपिक है गद्यांश ट्रिक है बॉस, 20 मार्क्स कंप्लीट होगा आपको। अब जानते हैं कि एक में 2 आता है क और ख के, है ना, दूसरा में भी आता है क और ख के, दोनों का मार्क्स होता है 10-10 मार्क्स। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं, है ना। आप लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, समझिए क्या करते हैं आप लोग। एक क्वेश्चन देखा और एक बार हमें ढूंढ रहे थे तो ढूंढ के लिख दिया। ऐसे थोड़ी होता है भाई साहब, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखा, अच्छा यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से ढूंढ के लिख दिया, यहाँ से ढूंढ के लिख दिया। तीसरा देखा, यहाँ से ढूंढ के टिक मार के लिख लिया। ऐसे थोड़ी बनता है गद्यांश, ऐसे बिल्कुल नहीं बनता है। कॉन्सेप्ट क्या है, करना क्या है, बनाना कैसे है, तरीका उसका क्या है, सभी आप इस वीडियो में देखिएगा। इसके बाद आपका जो नजरिया है गद्यांश को देखने का बिल्कुल बदल जाएगा बॉस, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद, है ना, आपका गद्यांश का नजरिया बदल जाएगा देखने का, ठीक है। और आपको 20 नंबर कंफर्म है कि 20 नंबर आएगा ही आएगा बॉस, ठीक है। चलिए आपको आता है गद्यांश ट्रिक। आपको 2 बातों को इसमें ध्यान रखना है। पहला, आप जब भी गद्यांश देखिए उसको कम से कम 2 बार पढ़िए, है ना। कितना बार पढ़ना है, 2 बार गद्यांश को पढ़ना है, एक बार बिल्कुल नहीं, 2 बार गद्यांश को पढ़ना है। कॉन्सेप्ट समझना है गद्यांश कहना क्या चाहता है ना। उस प्रश्न जो उसके बाद गद्यांश पढ़ने के साथ साथ उसका प्रश्न भी पढ़ लीजिएगा, है ना, कहना क्या चाहता है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप पहले गद्यांश पढ़ लीजिएगा, उसके बाद 2 बार प्रश्न पढ़िएगा फिर से, है ना। गद्यांश 2 बार, प्रश्न को भी 2 बार, जिससे आपको क्या होता है, देखिए 10 मार्क्स पूछता है, आपका समय की चिंता नहीं करना है। आपको 3 घंटा मिलता है एग्जाम में, बहुत होता है, इनफ है ना। आपको सिर्फ गद्यांश को 2 बार पढ़ लेना है, ठीक है। मेरे बातों को समझ रहे हैं आप। उसके बाद दूसरा चीज, आपको जैसा सब विद्यार्थी लिखा होगा वैसा बिल्कुल नहीं लिखना है जी, बिल्कुल बढ़िया बात बता रहे हैं आपको। सब विद्यार्थी तो आप जानते हैं कि ऐसे ही लिखा होगा ना चुन के, वैसा बिल्कुल आपको लिखना है। थोड़ा हट के लिखना है आंसर आपको, है ना, उसी में से लिखना है। आपको अपना मन से कुछ ऐड नहीं करना है बॉस, उसी में लिखना है, लेकिन थोड़ा सा हट के लिखना है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप, है ना, समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं। देखिए इसको पढ़िए पहले 2 बार, है ना। क्या कहता है, मैथिली चरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था, है ना। इनका जन्म स्थान चिरगांव, है ना, चिरगांव होगा, जिला झांसी, है ना, चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश था। इन्होंने हिंदी संस्कृत बांग्ला उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान था। इन्हें किसका ज्ञान था, हिंदी संस्कृत बांग्ला उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान था। रंग में भंग, जदर्थवध, भारत भारती, पंचवटी इत्यादि अनेक रचनाएं हैं। मैथिली चरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। ये आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित है ना। गुप्त जी भारत, यानी गुप्त जी, मैथिली चरण गुप्त जी भारत भारतीय कृति द्वारा हिंदी जनता में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना भर दी थी। तभी से ये राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। भारतेंदु युग के स्वदेश प्रेम और जातीय गौरव की जिस भावना का समारंभ हुआ था, उसके आगामी विकास के सूत्रधार गुप्त जी थे। राष्ट्रीय आंदोलन से मैथिली चरण गुप्त जी के काव्य का गहरा संबंध रहा है। हम लोग क्या करते हैं, एक बार पढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं बॉस, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रुकिए, थमिए, बर्दाश्त कीजिए, सब्र कीजिए, पहले पढ़िए एक बार और इस क्वेश्चन को, उसके बाद आप उसका रिटर्न करना शुरू कीजिएगा, लिखना शुरू कीजिएगा समझ के, ठीक है। मैथिली चरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश था। इन्हें हिंदी संस्कृत बांग्ला उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान था। रंग में भंग, जदर्द बद, भारत भारती, पंचवटी इत्यादि अनेक रचनाएं हैं, ठीक है। इनके मैथिली चरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। ये आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित है। गुप्त जी भारतीय कृति द्वारा, है ना, कीर्ति द्वारा हिंदी जनता में जाति देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना भर दी थी। तभी से यह राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। भारतेंदु युग के स्वदेश प्रेम और जातीय गौरव की जिस भावना का समारंभ हुआ, उनके आगामी विकास के सूत्रधार गुप्त जी थे। राष्ट्रीय आंदोलन से मैथिली चरण गुप्त, है ना, काव्य का गहरा संबंध रहा।
इसको दो बार पढ़ लिए। अब उसका प्रश्न पढ़िए इसका, मैथिली चरण गुप्त का जन्म किस वर्ष हुआ था, यानी मैथिली चरण गुप्त का जन्म वर्ष किस था। तो आपको पता होगा, इसमें आपने पढ़ा था यहाँ तक। मैथिली चरण गुप्त का जन्म कब हुआ था, 1886 में हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ और किस जिला में था। अब सोचिए, इनका जन्म स्थान कहाँ और किस जिला में था। तो यहाँ देखिए आप, इनका जन्म स्थान जो चिड़गांव के झांसी जिला में हुआ था, उत्तर प्रदेश, झांसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक। अब मैथिली चरण गुप्त को किन भाषाओं का ज्ञान था, मैथिली चरण गुप्त को किन भाषाओं का ज्ञान था। तो मैथिली चरण गुप्त को किन भाषाओं का ज्ञान था, तो देखिए इनको मैथिली चरण गुप्त को हिंदी, संस्कृत, बंगला, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान था, प्राप्त था। ठीक है। उसके बाद मैथिली चरण गुप्त किस युग के प्रमुख कवि थे। तो मैथिली चरण गुप्त किस युग के प्रमुख कवि थे ना, तो मैथिली चरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे। ठीक है, बंद समझ में आ रहा है क्वेश्चन ना। हम क्या करेंगे उसके बाद लिख के आपको बताएंगे, तब समझ में आएगा कि करना क्या है उसमें। ठीक है ना, है ना। उसके बाद देखिए, किस रचना के बाद मैथिली चरण गुप्त राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। अब कौन रचना के बाद हुआ था आपको बताते हैं आगे। चलिए सब शुरू करते हैं, रिटर्न शुरू करते हैं इसका। ठीक, देखिए आपको एक बात गौर करना है, समझिए। यहां से आंसर लिखना शुरू करते हैं इसका। एक का पहला ना, एक का क उत्तर फर्स्ट वाला। ठीक है। अब क्या है, मैथिली चरण गुप्त का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो मैथिली चरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था, है ना। किस वर्ष हुआ था ना, तो लिखिएगा सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले यहां समझिए, यहां हम चेंज करेंगे किस पढ़ी को, देख लीजिए कैसे चेंज करेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म, गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। अब उसके बाद एक लाइन का गैप दीजिएगा, तब लिखिएगा दूसरा प्रश्न। ठीक, अब दूसरा प्रश्न उत्तर लिखिएगा। क्या कहता है, इनका जन्म स्थान कहां और किस जिला में था, कहां और किस जिला में था। तो लिखिएगा इनका, यहां लिखिएगा इनका जन्म स्थान। देखिए जो प्रश्न कहा सेम उसे लिख रहे हैं, कहां, तो कहां हुआ था। इनका जन्म स्थान था चिड़गांव, तो लिखिएगा चिड़गांव, है ना। आपको सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम दे सकते हैं मैथिली चरण गुप्त का जन्म स्थान चिड़गांव, हाँ दे सकते हैं, लेकिन इनका जन्म दीजिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो प्रश्न पूछा है आपने उसका उत्तर लिखा है, आपने बुक में से ढूंढ के नहीं लिख दिया है ना। जो बुक आपका यानी जो गद्दांश उसमें चुन के लाइन मार के नहीं लिख दिया आपने, है ना। लाइन मारने का अर्थ हुआ कि पूरा टिक मार के उसमें से आपने नहीं लिख दिया है। समझ आ रहा है ना बुक बात को, समझ रहे हैं ना, है ना। तो इनका जन्म स्थान चिड़गांव, उसके बाद चिड़गांव और कहा, तो चिड़गांव और उसके बाद दीजिएगा और चिड़गांव और, तो कहता है किस जिला में हुआ था, तो है ना जिला झांसी उत्तर प्रदेश, जिला झांसी, जिला कौन था, तो झांसी जिला में हुआ था, झांसी जिला में हुआ था। जो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको उत्तर लिखना है। ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कहता है वो समझिए। उसके बाद हम जो लिखा है पूरा वो नहीं लिखते हैं, जो कह रहा है प्रश्न, जो मांग कर रहा है क्वेश्चन, उसका आंसर लिख रहे हैं। ठीक है। देखिए मैथिली चरण गुप्त को किन भाषाओं का ज्ञान था। अब लिखिएगा यहाँ, आप यहाँ पर किन पर थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ कहाँ चेंज हुआ था किस पर, यहाँ किन पर चेंज हुआ, गौर कीजिएगा। पूरा लिखिए आप पहले, एक गैप दीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त, ठीक है दोनों एक साथ रहेगा। मैथिली चरण गुप्त को किन भाषाओं का ज्ञान था, तो मैथिली चरण गुप्त को हिंदी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, तो हिंदी कॉमा, हिंदी के बाद कॉमा संस्कृत, हिंदी कॉमा संस्कृत, उसके बाद बंगला कॉमा दीजिए, बंगला, उसके बाद कॉमा उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान था।
आदि भाषाओं का ज्ञान था, भाषाओं का ज्ञान था। देखिए आदि भाषाओं का ज्ञान था। आप देख रहे हैं इससे आपको समझ में, सॉरी आप देख रहे हैं इसका गद्यांश, है ना, इसको ऐसे देख पा रहे हैं आप, आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि कैसे हम लिख रहे हैं इसका आंसर। अब चौथा प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है मैथिली चरण गुप्त किस युग के प्रमुख कवि थे, यानी किस युग के कवि थे, किस युग को, मैथिली चरण गुप्त किस युग के कवि थे। तो पहले लिखिएगा मैथिली चरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त किस युग के ना, किस है ना उसके बाद, तो किस मतलब क्या, कौन सा युग के। तो ये देखिए, तो आप इसको पढ़िएगा मैथिली चरण गुप्त जी, आप इसे पढ़िएगा तो आपको यहां समझ में आ जाएगा मैथिली चरण गुप्त जी द्विवेदी युग के, है ना, द्विवेदी युग के, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे। तो यहां से लिख दीजिए द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे, द्विवेदी युग के, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे, प्रमुख कवि थे। अब जो लास्ट क्वेश्चन है पांचवा, वो समझिए, आपको प्रत्येक प्रश्न पर आपको बता देते हैं कि 2 मार्क्स प्रदान किया जाएगा, है ना। किस रचना के बाद मैथिली चरण गुप्त को राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, किस रचना के बाद मैथिली चरण गुप्त राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो कौन सा रचना के बाद ये प्राप्त हुए थे, है ना, किस चीज को, मैथिली चरण गुप्त को राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। तो आपको देखिए उसके बाद यहाँ पढ़िएगा तो थोड़ा सा आगे आइए यहाँ पर, तो गुप्त जी भारत भारती कृति द्वारा हिंदी जनता के जातीय देश के रूप में प्रति गर्व और गौरव की भावना भर दी, है ना, तभी से यह राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध, यानी भारत भारती के बाद। तो यहाँ पहले ही आ गया किस, है ना, किस में, है ना, तो भारत भारती के बाद, है ना, तो लिखिएगा भारत भारत भारती रचना के बाद, रचना के बाद, भारत भारतीय रचना के बाद मैथिली चरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, चरण है शरण है, शरण है, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, गुप्त राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, प्रसिद्ध। आपको इस तरह से आपको पूरे, है ना, बोर्ड में लिखना है, आपको समझ आ रहा है ना। देखिए 5 प्रश्न है, 5 प्रश्नों का हमने उत्तर लिखा, है ना। आपको प्रत्येक प्रश्न पर 100% गारंटी लेता हूं मैं आपको कि 2 मार्क्स आपको प्रदान किया जाएगा, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पर आपको 2 मार्क्स दिया ही दिया जाएगा, यानी यहां से आपका मार्क्स नहीं कटेंगे बॉस ना। ऐसे आंसर लिखिएगा, प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। आप जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़े हैं तो 10 मार्क्स ऐसे रहेगा, और फिर इसी का पदांश आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलता है, उसका से बनाना पड़ता है, वहां से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको बताइए 20 मार्क्स कवर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आप 20 मार्क्स आप जो कवर हो गया उससे आप कितने खुश हैं। आपको अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।